स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, इसके पहले हमने सेमीकंडक्टर की शुरुआत की थी। उसका हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, उससे पहले क्या यूज होता है, और एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखा था बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अब बच्चा लोग, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही जरूरी है। देखो, ये टॉपिक एकदम बेसिक होने वाला है सेमीकंडक्टर को लेके। आगे जो हम पढ़ेंगे पी एन जंक्शन डायोड वगैरह ये वो, उसमें हम डायरेक्ट नेम यूज करेंगे, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप। उस समय हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सो क्या होता है ये सारी चीजें वो हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी बैंड्स। बस लोग, अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड एटम्स की, आइसोलेटेड एटम्स का मतलब क्या होता है? एक अकेला एटम जिसके अगल बगल दूसरा कोई एटम नहीं है। आइसोलेटेड, एक सिंगल एटम जो अकेला कहीं पे तन्हा बेचारा दुखी पड़ा हुआ है। अब उस समय क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी अट्रैक्शन हो रहा है, आई वुड नाउ यूज द वर्ड इंटरैक्शंस। क्या वर्ड यूज करूंगा अब मैं? इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब वही अट्रैक्शन या रिपल्शन। वो जो भी हो रहा है वो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है, अपने ही न्यूक्लियस के साथ हो रहा है, और कुछ भी नहीं। अब हम जानते हैं कि इन आइसोलेटेड एटम्स energy of electron is constant for a given orbit। बेटा, हमने चैप्टर नंबर 12 में बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। बोहर जी ने हमें क्या बताया था कि हर एनर्जी की, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी फिक्स है। और वो एनर्जी किसके इक्वल है? जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसी ऑर्बिट के इक्वल है। याद है 13.6, 5.3 कुछ ऐसा हमारे एनर्जी आते थे। तो अगर मैं कोई आइसोलेटेड एटम की बात करूं, इसमें जो भी एनर्जी लेवल थी, जैसे कि मान लो कि मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करती थी। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? एक ग्राफ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। किसका ग्राफ बेटा? एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। डिस्टेंस कौन सा? न्यूक्लियस से ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा है? न्यूक्लियस से ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस। सो हमने देखा कि जितना न्यूक्लियस के क्लोज है उतनी एनर्जी कम है, -13.6। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं तो एनर्जी कम होती जा रही। याद आया कुछ? है ना, यहाँ पे कुछ -8.5 समथिंग था, फिर यहाँ पे कुछ -3.54 था। जो भी हो, मतलब उस समय क्या थी बेटा कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी थी। सेकेंड ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, जितने भी हो, उन सभी की एनर्जी इतनी की इतनी थी, फिक्स। ये कब था? आइसोलेटेड में। बट अगर मैं बात करूं क्रिस्टल की, क्रिस्टल मतलब कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लो मार्कर, ये अपने आप में क्रिस्टल है, ठीक है। डस्टर, चौक, ये बोर्ड, ये अपने आप में एक क्रिस्टल है। अच्छा, क्रिस्टल के अंदर तो एटम्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं। आप अगर देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल ये वैल्यू क्या कहती है कि क्रिस्टल के अंदर एक एटम दूसरे एटम के बीच में अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। 2 एटम के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कितना होता है? 2 से 3 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब हुआ क्या बेटा कि अब जिसके ऊपर सिर्फ न्यूक्लियर का फोर्स था और अपने अगल बगल दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन का फोर्स था, कहीं से रिपल्शन तो कहीं से अट्रैक्शन, अब उनके ऊपर इंटरैक्शंस बदल गए। क्यों? अब क्या हो रहा है बेटा? अब किसी क्रिस्टल में मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज है। बोलो है कि नहीं? है ना, बहुत क्लोज है। अब इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस एटम पे जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास इसके खुद के न्यूक्लियस के कारण तो अट्रैक्शन होगा ही होगा, फिर बगल वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन होगा, बगल वाले न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, है ना। मतलब हो क्या रहा है? एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से भी अफेक्टेड हो रहा है, दूसरे एटम के न्यूक्लियस से भी अफेक्टेड हो रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इन crystal atoms
are so close to each other, approximately 2 to 3 angstrom, such that electrons now are affected by, किन किन से अफेक्टेड होगा बेटा? पहला तो न्यूक्लियस ऑफ ऑन एटम, जिस एटम में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है उसी एटम के न्यूक्लियस से। दूसरा किससे अफेक्टेड होगा? न्यूक्लियस ऑफ नेबरिंग एटम। यस और नो? अब नेबरिंग मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे सब हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम्स, आस पड़ोस के जो इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब इसके कारण होगा क्या कि हर इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन एंड या तो रिपल्शन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे चीजों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। अब ये जो इंटरेक्शन है बेटा हर किसी के यूनिक होंगे। क्या बोला मैंने? therefore the interactions of each electron is unique। यूनिक का मतलब है कि हर इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन अलग अलग होंगे। किसी इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, किसी पे कम लग रहा है, किसी पे अट्रैक्टिव ज्यादा है, किसी पे रिपल्सिव ज्यादा है। इंटरेक्शन सबके अलग अलग है। क्यों सबके अलग अलग है? इज यूनिक बिकॉज या ड्यू टू यूनिक पोजीशन। अब ये क्या चक्कर है सर? पहले हमने बोला कि इंटरेक्शंस यूनिक है। यूनिक का मतलब है हर किसी का अलग अलग। देखो बेटा हमारे फेसेस भी यूनिक है। वी कैन से दैट अवर फेस इज यूनिक। मेरा चेहरा, ठीक है, कहने वाले कहते हैं कि 7 चेहरे होते हैं दुनिया में, फिलहाल उस थियरी को साइड में रखते हैं। तो एक चेहरा एक दुनिया में एक ही होता है, ट्विंस को भी अवॉइड करना। यानी कि माय फेस इज यूनिक, योर फेस इज यूनिक, आपकी शक्ल वाला और कोई नहीं। सिमिलरली इसका जो इंटरेक्शन हो रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन का, वो भी यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्यों यूनिक है? बिकॉज उसकी पोजीशन यूनिक है। अब पोजीशन यूनिक का मतलब बेटा देखो मैं अगर बात करूं मेघा की, बेटा इनके पीछे 2 बॉयज है, आगे कुछ भी नहीं है। इनके लेफ्ट साइड में 2 गर्ल्स है, राइट साइड में कुछ भी नहीं है। मैं अगर बात करूं कुलदीप की, तो कुलदीप के पीछे एक बॉय, लेफ्ट में एक बॉय, राइट में एक बॉय। देखो लेफ्ट और राइट तो बैलेंस हो गया, लेकिन पीछे और आगे बैलेंस नहीं हो रहा। अब सुनील की बात करूं तो सुनील के आगे 2 गर्ल्स हैं, पीछे एक बॉयज है, बगल में 3 बॉयज है। यानी कि हर किसी की पोजीशन यूनिक है। किसी के बाजू में 10 एटम्स है तो किसी के बाजू में सिर्फ 6 एटम्स होंगे, 8 एटम्स होंगे। आगे 15-20 एटम्स है तो पीछे सिर्फ 8-10 एटम्स होंगे, है ना? ऐसा सिमेट्री तो है नहीं। सिमेट्री तो सिर्फ बीच के 2-3 लेयर्स के लिए होगी कि ऊपर भी 10 एटम, पीछे भी 10 एटम, सिर्फ उन लोगों के लिए सिमेट्री होगी पूरे क्रिस्टल में, बाकी के लिए सिमेट्री है ही नहीं। इसीलिए हमने बोल दिया कि बेटा उसकी पोजीशन यूनिक है, और ये पोजीशन यूनिक होने के कारण उन हर किसी के इंटरेक्शंस यूनिक हो गए। अच्छा, इंटरेक्शंस यूनिक होने से क्या होता है सर? देखो बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी क्यों थी, कितनी थी वो नहीं पूछा हूं, क्यों थी? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस के साथ वो बाउंडेड था, है ना? कोई भी चीज बाउंडेड है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी रहती है। बिल्कुल सही है। अब तो वो और बाउंडेड हो गया है, कहीं पे बाउंडेड हो गया है तो कहीं से दूर जाना चाह रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है साथ ही साथ। तो हुआ क्या कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई। पहले हमने क्या देखा था बेटा? अभी हमने ग्राफ देखा था कि फर्स्ट ऑर्बिट की ये एनर्जी। अब क्या हो रहा है? ड्यू टू द यूनिक interactions, energy level of each electron का, हर एक इलेक्ट्रॉन की। मान लो अगर एटम्स में 1000 इलेक्ट्रॉन है, क्रिस्टल में, अगर क्रिस्टल में टोटल 1000 इलेक्ट्रॉन्स है तो हर इलेक्ट्रॉन की, हाँ ऑब्वियसली
ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा इंटरेक्शंस वाला, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्टेड होगा, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे इतना इफेक्ट नहीं होता है बट बहुत ही कम। ठीक है, सो यहां पे हम पहले लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। दिस यूनिक interactions affect the outer electrons। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इफेक्ट करता है एंड ड्यू टू दिस यूनिक इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। हर किसी की, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग। मान लो कोई मार्कर ही नहीं काम कर रहा भाई। मान लो बेटा कि कोई क्रिस्टल है जिसके कोई सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूं। चलो मैं सेकंड ऑर्बिट में सपोज करो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों 5 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। तो जब मैंने ग्राफ बनाया एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का, तो बेटा ये ऐसा लाइन आ गया, सबकी एनर्जी सेम। अब हुआ क्या कि जब आप क्रिस्टल में आ गए, ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे थे आइसोलेटेड एटम्स की, अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल की। तो एक्चुअली बेटा अब ध्यान से सुनना, ग्राफ अब हम 1/r का बना रहे हैं, r का नहीं, 1/r। क्यों 1/r? अगर मैं क्रिस्टल की तरफ जाता हूं तो बेटा ये जो सिंगल लाइन है अब सिंगल नहीं रहेगी। क्यों? बिकॉज यूनिक इंटरेक्शंस के कारण हुआ क्या, हर किसी की एनर्जी बदल गई। अब कैसे बदली देखो, दैट इज एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज नाउ slightly lesser or more than the original energy level in isolated atoms। बेटा आइसोलेटेड एटम में जो एनर्जी लेवल थी, अब क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इससे थोड़ी सी ज्यादा या तो थोड़ी सी कम होगी। यानी कि अब जो है ना, हमें कुछ देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, क्रिस्टल में 1000 2000 लाख कितने एटम्स होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन की, हर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ बेटा मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ये ऐसा कुछ एनर्जी ग्राफ मिलेगा मुझे। और ये क्या है, ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही है ना, ये एक्चुअली हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दिखा रही है। क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो ये जो आपको बैंड मिला ना, एनर्जी बैंड, इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड। समझ आ रहा है? सो एनर्जी बैंड बच्चा लोग एक्चुअली क्या है, इट इज अ ग्राफ, इट इज नथिंग एल्स। किसका ग्राफ है? ये 1/r का ग्राफ है। जैसे कि मैंने आपसे कहा r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। बेटा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है लेकिन हम ग्राफ 1/r का ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज अगर r बढ़ेगा तो 1/r घटेगा। एंड क्रिस्टल के अंदर डिस्टेंस कम होता जाता है। सो जैसे डिस्टेंस कम होता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। पहले 5 इलेक्ट्रॉन की एक ही एनर्जी थी, अब क्रिस्टल के अंदर आए तो हो सकता है यही 5 लाख इलेक्ट्रॉन हो जावे। तो 5 लाख इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ना कुछ अलग अलग होगी। डिस्क्रीट एनर्जी किसी की भी सेम नहीं है, सबकी अलग अलग। क्यों? सबका इंटरेक्शन अलग अलग। क्यों? सबकी पोजीशन अलग अलग। समझ आ रहा है आपको? क्लियर? अच्छा, सो दिस फॉर्म्स अ एनर्जी बैंड। दिस फॉर्म्स अ एनर्जी बैंड। क्लियर यहां तक? ओके, अब चलो जो चीज हमने अभी देखी ना एनर्जी बैंड, वही चीज अब हम कुछ एग्जांपल के साथ करते हैं। हम फिलहाल एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम का। सोडियम एक सेमीकंडक्टर नहीं है, हमको पता है, इट इज अ मेटल। उसके एग्जांपल से हम एनर्जी बैंड समझने की कोशिश करेंगे। बच्चा लोग, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है?
11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा मुझे बताना एसपीडीएफ के टर्म्स में। 3s1 यानी कि आउटर मोस्ट में, देखो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटा अगर मैं आइसोलेटेड सोडियम एटम की बात करूं और उसके लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो जो भी होगा इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल होगी, एनर्जी 1/r। कर रहे देखते जाओ। अच्छा अब यहां पे क्या हो बेटा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब हम सिर्फ आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी, मतलब बस ये हमारा एनर्जी ग्राफ हो गया, नथिंग एल्स। अब मैं बेटा यही बात कर लेता हूं सोडियम क्रिस्टल की। सोडियम क्रिस्टल में क्या होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे। चलो मान लेते हैं लेट देयर बी n एटम्स, मान लेते हैं कि उस क्रिस्टल में कितने एटम्स हैं? n एटम्स। therefore there will be n outermost electrons। देखो आउटर मोस्ट में हर एक एटम में एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, सीधी सी बात है ना, आउटर आखिरी वाला ऑर्बिट, तो हर एटम में एक आखिरी वाला ऑर्बिट होगा। सोडियम के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर में, तो अगर मैं n एटम्स ले रहा हूं मतलब n आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हो गए। सपोज अगर 10 एटम होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होते बाहर सबके आउटर मोस्ट में। अब मैंने अगर n ले लिया है तो वहां पे n आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अच्छा बड़ा एक बात बताओ, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? अवेलेबल नहीं, अवेलेबल what we can say, number of electrons that can be accommodated in outermost orbit is equal to 2n। एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो n इलेक्ट्रॉन में 2n हो जाएंगे। समझ रहे बेटा, एक एटम तो एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब हर एक आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं सपोज 10 एटम लेता तो 10 आउटर मोस्ट होते, एक में 2 आ सकते तो 10 में 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब अगर मैंने n लिया है तो n का डबल हो जाएगा। इतनी स्पेस है, इतनी जगह है, इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा आ कितने रहे हैं? n। therefore number of vacancy is equal to n। बेटा टोटल 2n की जगह थी, उसमें से n इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो खाली जगह कितने की बची? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा बढ़िया है बेटा। अब हर एटम्स का कितने एटम्स? n एटम्स। हर एटम्स का इंटरेक्शन अलग अलग, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उनका इंटरेक्शंस भी अलग अलग। तो होगा क्या बेटा, अब यही चीज जब ये फिलहाल तो आइसोलेटेड था, लेकिन यही चीज जब क्रिस्टल का फॉर्म ले लेगी तो क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? n इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n इलेक्ट्रॉन्स है। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है। जब हम आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे थे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलो मान लेते हैं कि कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसके अंदर यहां पे 3s2 हो जाएगा। सो दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सिंगल आइसोलेट की बात करूं सो दोनों इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी होगी। बट जैसे ही उसने क्रिस्टल का रूप लिया वहां पे ये कहानी थोड़ी बदल जाएगी, बट अल्टीमेटली एनर्जी तो हर किसी की अलग अलग आएगी। बोलो यस और नो। सो ये जो एनर्जी का सेट बनाना, इसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड। और हर एटम्स के अंदर ये एनर्जी बैंड होती है, हर एटम्स के अंदर, चाहे कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो।
हर किसी के अंदर ये एनर्जी बैंड देखने को मिलती है, यानी क्रिस्टल के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। अच्छा, अब बेटा जैसे आप न्यूक्लियस के नजदीक जाएंगे ना, ये एनर्जी बैंड कम होती जाएगी, यानी जो वेरिएशंस मिल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन के, देखो बच्चा ये क्या है, ये हमको वेरिएशन दिखा रहा है कि हर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में कुछ ना कुछ फर्क है। अच्छा, सोडियम के केस में बेटा लोग, सोडियम के केस में इसकी जो विड्थ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विड्थ का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां कोई एनर्जी होगी, कोई एक वैल्यू होगी एनर्जी की, यहां भी एनर्जी की कोई वैल्यू होगी। मान लो कि ये जो एनर्जी है इसकी वैल्यू में ले लेता हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा बेटा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सो ये है विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड। क्लियर, यानी कहां से लेके कहां तक इसके अंदर एनर्जीज है, तो इसके अंदर 10 से लेके 11 तक की एनर्जीज है। अब अच्छा लोग मान लो कि ये जो n एटम्स हमने लिया है ना, मान लो कि n नहीं है, अब इसके अंदर हम 1 मोल ऑफ सोडियम एटम ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम ले लेते हैं। अच्छा, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं एक मोल में। तो मान लो कि हमारे पास इतने सोडियम एटम्स हैं, इतने सोडियम एटम्स की एनर्जी यहां से यहां तक, ये सोडियम, इतने सोडियम एटम्स की एनर्जी यहां से यहां तक होगी। इसका मतलब बेटा हमको 10⁻23 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले, देखो जितने एटम्स उतनी एनर्जी। अगर मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, तो इसके डबल इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 2 इंटू 10⁻23 एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। और गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, फिलहाल आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इतने एटम्स तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे n एटम्स लिए थे तो n इलेक्ट्रॉन्स, अगर इतने एटम्स है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻23, एंड हर किसी की एनर्जी अलग अलग होती जा रही है। अच्छा, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का डिफरेंस पूछूं, मान लो कि ये एनर्जी और ये एनर्जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछो, तो वो हो जाएगा 1/10⁻23। हमने क्या देखा था, स्लाइटली हायर और स्मॉलर, यही होता है स्लाइटली हायर और स्मॉलर। तो किसी इलेक्ट्रॉन की, कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी। अच्छा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, पूरे के बीच में 1, तो इन दोनों के बीच का कितना 1/23। समझ आ रहा है, यानी हर 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होगा। कितना छोटा हो गया यार, 10⁻23, 0.000000001। हम है ना बेटा एकदम माइक्रोस्कोपिक, आप कह सकते हैं एकदम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं। हम कोई बड़ी चीज की बात नहीं कर रहे, बहुत ही छोटी छोटी एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एवरेज देखने जाऊं तो एवरेज एनर्जी तो सेम ही रहती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स की, एवरेज एनर्जी। बट अगर मैं एकदम एटॉमिक लेवल पे देखने जाऊं तो हर एनर्जी की, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है, और उसी एनर्जी को यहाँ पे जब हम दिखाते हैं सो उसको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। समझ आया। तो अब से अगर आपको पूछे कि एनर्जी बैंड क्या है, शादी में जाने वाला बैंड नहीं, आप बोलेंगे कि ये तो ग्राफ है। देखो बहुत सारे बच्चों को ना ऐसा लगता है कि एटम्स के अंदर कोई ऐसी स्पेस होती होगी। लिटरली जब मैं था तो मैं तो ऐसे समझा था कि एटम्स के अंदर है ना कोई ऐसी गैप होगी, जगह होगी ऐसी, जिसको हमने एनर्जी बैंड का नाम दे दिया। कंडक्शन, इसका कि कंडक्शन में पढ़ेंगे, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। बट एक्चुअली कोई ऐसी जगह नहीं होती है। ये क्या है, ये सिर्फ ग्राफ है बेटा, ये रियली में वहां पे है नहीं, ये तो एनर्जी का और डिस्टेंस का ग्राफ है। समझ आ रहा है आपको? ओके अच्छा बच्चों लोग, अब अगर मैं सोडियम एटम की बात करता हूं, जैसे जैसे न्यूक्लियस के नजदीक जाता जाऊंगा ना, वैसे वैसे इसकी विड्थ कम होती जाएगी। यानी जो आउटर मोस्ट था उसके लिए इतनी विड्थ हो जाएगी, फिर जो सेकेंड लेवल है उसके लिए विड्थ थोड़ी कम हो जाएगी, और वैसे ही आखिरी वाले के लिए और भी कम।
सो हमने क्या देखा था बेटा कि जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नियरली अनअफेक्टेड, मतलब जो इंटरैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा वो आउटर मोस्ट के लिए ज्यादा लागू होता है, अंदर वालों के लिए कम। एंड बेटा हमारे सिलेबस में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहानी बताई गई है, ठीक है, इनर मोस्ट की कहानी हम हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ने वाले। क्लियर बच्चा लोग? चलो अब यही एग्जांपल देख लेते हैं सिलिकॉन के लिए। अच्छा एक बात बताइए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। इसका मुझे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2 2s2 2p6 3p2। अच्छा बेटा अब अगर देखो यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पे हम एक्चुअली बेटा अब समझेंगे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक्चुअली क्या होता है। देखो बच्चा लोग यहां पे इतने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यस और नो? यही तो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है? 4 आउटर मोस्ट। ओके अब अगर मैं बात करूं सिर्फ आइसोलेटेड एटम्स की, बेटा उसके केस में ये जो थर्ड एनर्जी लेवल है इसका कुछ एक ही एनर्जी लेगी। 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो एक ही रहेगी, एक समान, तो एक सिंगल लाइन आएगी मेरे पास। ओके बढ़िया है बेटा। मान लो कि हमारे पास इसके भी n एटम्स है, लेट देयर बी n सिलिकॉन एटम्स। अब देखो n एटम्स है, सो देयर विल बी 4n आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा एक एटम में 4 है तो n एटम में कितने? 4n एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब इस क्रिस्टल में कितना हो गया? 4n इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर मान लो 1000 एटम्स है तो 4000 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एनर्जी बैंड में क्यों इतनी सारी लाइनें आती है, बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे आते हैं, समझ रहे हो ना? और हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग, इसलिए ये एनर्जी की जो लाइन है ये भी इतनी सारी मिलती है हमको। ओके अच्छा बेटा एक बात बताओ, इसमें अवेलेबल स्पेस कितनी है? कितने ये अकोमोडेट कर सकता है? 2 और 6 टोटल 8 ये अकोमोडेट कर सकता है ना, 8n। बेटा आउटर मोस्ट में कितने आ सकते हैं? तो 6 और 2 8 हुए ना। एस में 2 ही होते हैं बट दोनों को मिला के कितने होते हैं? बेटा एक बात बताओ बेटा आपकी बात सही है, आप लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल लगता है ढंग से पढ़ा नहीं। उन्होंने क्या कहा था कि सेम ऑर्बिट की एनर्जी सेम होती है। ये थर्ड ऑर्बिट है जिसके अंदर ऑर्बिटल s और p है। बच्चा ऑर्बिट मतलब एक एनर्जी का लेवल, ऑर्बिटल मतलब अब इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से मूव कर रहे हैं। तो s मतलब सर्कुलर मूव कर रहे हैं, p मतलब डंबल शेप, एम आई राइट? डंबल शेप। अब कुछ इलेक्ट्रॉन डंबल शेप कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर कर रहे हैं, बट इन दोनों की एनर्जी तो सेम है। हाँ थर्ड ऑर्बिट है तो हमारे लिए एक्चुअली आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये हो जाएंगे ना। अब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे डंबल शेप में घूम रहे हैं, बट एक्चुअली इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। बेटा तो हम इसको नंबर 3 दे रहे हैं बेटा, वरना फिर इसको नंबर, अगर मान लो कि इसकी एनर्जी अलग होती तो मैं इसको नंबर 4 5 कुछ और दे देता। Why I am giving the same number to both of these? इन दोनों की एनर्जी सेम है। S और P आपको ये बता रहा है कि एनर्जी रिवॉल्व किस तरीके, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किस तरीके से कर रहा है। नंबर बता रहा है एनर्जी लेवल। यू हैव नॉट गॉट दी बोर्स एटॉमिक मॉडल प्रॉपरली। बोर ने हमको बताया था खाली ऑर्बिट नंबर नहीं बेटा, वो एक एनर्जी लेवल है। इसकी इतनी एनर्जी, इसकी इतनी एनर्जी, इसकी इतनी एनर्जी, हर जगह पे एनर्जी का चेंजेस हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है।
हाँ, सो आउटर मोस्ट में आने वाले इलेक्ट्रॉन छोटा, देखो किस हिसाब से रिवॉल्व कर रहे हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर इंटरेस्टेड कि कितने हैं, बिकॉज उनका इंटरेक्शन डिपेंड करता है कितने वहां पे मौजूद है, कैसे वो मूव कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, तो देखिए टोटल अवेलेबल 8n है, तो वैकेंसी कितनी होगी बेटा 4n, 4n है, 4n नहीं है। अब हमें क्या लगेगा, कहां गया, ध्यान से सुनिएगा, सबसे मजेदार बात इस थियरी की अब शुरू होने जा रही है। आप बोलेंगे सर इतनी देर से हमने क्या किया, हमने पढ़ाई है, बट एक कॉन्सेप्चुअल बात अब निकलने आ रही है। बेटा हमें क्या लगेगा कि एस में तो पूरे हैं, सो एनर्जी जो है एस की पूरी रहेगी, कुछ ऐसी आप लोग सोचोगे कि ये एस में पूरा होगा और ये पी के 2 इलेक्ट्रॉन का इधर होगा और कुछ यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगी, कुछ यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगी। देखो एस कंप्लीटली भरा हुआ है, एस का कंप्लीटली भरा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये एस हो गया, यहां तक मान लो एस के इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सर यहाँ पे पी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। व्हाट वी आर थिंकिंग कि सर 2n एस के कंप्लीट है, 2n पी के भी है, तो 4n जगह पी की अभी खाली है, तो मतलब हमको यहां पे ब्लैंक मिलना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा ब्लैंक आना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट हमको यहां पे समझना है। आइए समझते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। अब बच्चों लोग यहां होगा क्या, देखिए यहां पे पी ऑर्बिटल में 4 वैकेंसी है, बिल्कुल है, बट ये वैकेंसीज इस तरीके से नहीं जाएगी। जब इनका इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, वो इंटरेक्शन इस हिसाब से होता है कि ये एनर्जी बैंड तो इंक्रीज कर ही रही है, ये बात कर रही थी हमने क्रिस्टल की। अब इनकी एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों एक्सपांड कर रहा है, इस तरीके से एक्सपांड कर रहा है कि बेटा इनकी एनर्जी ओवरलैप हो रही है। अगर मैं इसका एनर्जी का ग्राफ बनाऊं जो एक्सपेरिमेंटली मिला था, वो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। देखो ये हो गया आपका 3s ऑर्बिटल और ये हो गया आपका 3p ऑर्बिटल। हमें पहले लगा कि बस एनर्जी इतनी होगी, बट अब हुआ क्या, एक्चुअली सॉरी इतना गैप नहीं होगा। जब क्रिस्टल बनता गया, जब ये एक क्रिस्टल बनता गया, तो बेटा इसकी एनर्जी लेवल ओवरलैप कर गई। कैसे ओवरलैप, ये कुछ ऐसी एनर्जीज वहां से हमको मिलने लग गई। अब पी की कुछ एनर्जी लेवल्स यहां पे आ गए जो इसके साथ ओवरलैप कर रहे। ओवरलैप का मतलब जो एनर्जी 3s वाले इलेक्ट्रॉन की थी, वही एनर्जी 3p वाले इलेक्ट्रॉन की भी होने लगी, और कुछ एनर्जीज ऐसी मिलने लगी। मतलब p के सारे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां नहीं आई, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके इक्वल हो गई और कुछ की एनर्जी काफी हाई हो गई, और इनके बीच में एक गैप बन गया। क्या बन गया, इनके बीच में एक गैप बन गया। बेटा इसी गैप को हम कहते हैं ईजी। ईजी का मतलब होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। बेटा ये जो आपको एनर्जी बैंड मिला, इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। अब इसकी डेफिनेशन भी हम देखते हैं। और ये जो बैंड आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं बेटा कंडक्शन बैंड। एक्चुअली ये बैंड इतना भरा हुआ नहीं होता, इस बैंड में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, या इन सर्टेन केसेस दिखाई भी नहीं देंगे, मोस्टली यहीं पे ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ये कब हुआ? सेमीकंडक्टर के अंदर। कहां पे देखा गया ये चीज? सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन की में देखा गया। ठीक है, सो यहां पे एक बैंड है,
ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए मैं ऐसा कर देता हूं। और यहां पे एक बैंड है। अब बेटा वैलेंस बैंड का मतलब है कि जहां पे सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, एंड बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब ये करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जिसकी एनर्जी इतने में है, इतने एरिया में है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस से दबे हुए हैं इन द सेंस एट्रैक्टिव फोर्स के कारण वहीं पे टिके हुए हैं, वो फ्लो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं इनको एनर्जी दूंगा, उस एनर्जी से अगर वो एनर्जी इस एनर्जी के इक्वल होगी, मान लो, अच्छा एक बात सुनो, फोरबिडन एनर्जी गैप कितनी होगी? इन दोनों का डिफरेंस बड़े अल्टीमेटली क्या है, ये ग्राफ है, ठीक है। सो अगर मैं ये लेवल की बात करूं और मैं ये लेवल की बात करूं तो ये कुछ डिफरेंस देगा मुझे, है कि नहीं? इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो इतना गैप ढूंढना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कंडक्शन बैंड का मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। कैसे? देखो ये जो एनर्जी लेवल है बेटा कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला है, कंडक्शन बैंड का सबसे नीचे वाला, तो कंडक्शन बैंड का मिनिमम हो गया। और ये जो एनर्जी लेवल है ये वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर वाला है, सो ये क्या होगा, वैलेंस बैंड मैक्सिमम। इन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस होगा, सपोज कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सपोज, तो अगर मैं इसको 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देता हूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाएंगे। आपके बुक में लिखा हुआ है, इफ अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू द electrons in valence band, then that electrons will jump to the conduction band। अब बेटा पहली चीज, एटम के अंदर कोई बैंड होते ही नहीं, मैंने कहा पहले भी बोला कि एटम के अंदर कोई जगह नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करके जाएगा? क्या बुक में गलत लिखा है? नहीं, बुक में सही लिखा है। एक्चुअली बुक कहना क्या चाह रही है कि आप जब एनर्जी दोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले अगर उनकी एनर्जी मान लो 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, सपोज हमने एनर्जी दी तो अब वो एनर्जी हो गई 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो अब जो उसका ग्राफ है वो यहां के बदले यहां आ जाएगा, मतलब हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन बैंड में है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की चला नहीं गया, इलेक्ट्रॉन वही है, हाँ उसकी एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ने के कारण अब वो फ्लो करेगा, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। 10th से पढ़ते आ रहे हम लोग कि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो फ्लो कर सकता है, समझ आ रहा है आपको? सो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और करंट बन रहा है। तो एक चीज यहां से मालूम पड़ी कि करंट उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, जो वैलेंस बैंड में होते हैं उनके कारण करंट नहीं बन सकता। कंडक्शन बैंड में इट माइट पॉसिबल के इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कि जब हमने एनर्जी नहीं दी है, नेचुरल स्टेट, जब किसी तरह की कोई एनर्जी उसको नहीं मिली है, उस समय कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ना भी होवे, बट वैलेंस बैंड में तो 100% इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। जैसे कि अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन के अंदर बेटा रूम टेम्परेचर पे, किस समय, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल सिचुएशन पे 1 या 2 जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स इट। हाँ जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा बेटा, इसको एनर्जी बहुत 0.3 बहुत छोटी एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा छोटी। जैसे आपने इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट या इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी रूप में आप अगर इसको एनर्जी दोगे ना, इतनी एनर्जी इसको झटपट मिल जाती है, बहुत ही इजीली, बहुत ही क्विकली एनर्जी मिल जाएगी। चाहे उसके ऊपर लाइट डालो, लाइट में फोटॉन्स होते हैं, पढ़ रखा है हमने 11 चैप्टर में, फोटॉन्स की अपनी एक एनर्जी होती है। या उसको हीट दे दो, हीट भी एक एनर्जी है, या उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दो, कुछ भी दे दो, फटाक से इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ जाएंगे। यानी ये जो कंडक्शन बैंड है, सॉरी फोरबिडन गैप है, ये बहुत छोटा रहता है सेमीकंडक्टर के लिए। अब फोरबिडन गैप को क्यों नाम फोरबिडन दिया गया है? बिकॉज बेटा इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं रह सकता, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके बीच के नहीं होगी, या तो इससे कम होगी या तो इससे ज्यादा होगी, इसके बीच की पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो करंट नहीं आएगा। क्यों?
आपने उसको सफिशिएंट एनर्जी दी ही नहीं है। जब तक इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी ना, तब तक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसीलिए इसको नाम दे दिया है फॉरबिडन। फॉरबिडन पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है बच्चा लोग। सो ये सारी कहानी थी एनर्जी बैंड की। एनर्जी बैंड के अंदर मेनली दो बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और तीसरा एनर्जी गैप। अब बच्चा लोग बस 2 मिनट आपके और लूंगा। एक लास्ट आपको क्लासिफिकेशन देखना है फिर से सेमीकंडक्टर का, कंडक्टर का और इंसुलेटर का ऑन बेसिस ऑफ कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड। हमने बेटा इसके पहले लेक्चर में भी देखा था क्लासिफिकेशन, बट वो तो रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी पे था। अब जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो इसके हिसाब से देखेंगे। ओके बच्चा लोग, अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, और कंडक्टर्स में अगर मैं एनर्जी बैंड दिखाऊं, देखो कंडक्टर्स के साथ सब जबरदस्त बात होने वाली है। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। एंड बच्चा लोग सुनो 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 सुनो, ये सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। बेटा सबसे जबरदस्त बात, ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम है और ये कंडक्शन बैंड का मिनिमम है। इस बार कोई गलती नहीं हो रही, सही है। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों बैंड है बेटा ओवरलैप कर रहे हैं। क्या दोनों बैंड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं? इसका मतलब इस समय ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां मौजूद है। अभी मैंने आपको क्या बताया था सेमीकंडक्टर के लिए कि 1-2 होंगे, ज्यादा नहीं, बट इसमें रूम टेम्परेचर पे भी ज्यादा अवेलेबल है। इसका मतलब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर। इसका फॉरबिडन गैप बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली पास थ्रू। इसलिए तो थोड़ा सा एनर्जी दे दी, ये करंट पास करना शुरू कर देगा। कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स? बिकॉज उनके दोनों बैंड काफी नजदीक है, ओवरलैप हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, और तो आप कह सकते हैं इनका जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ही छोटा है, यानी एनर्जी गैप जो है वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर बेटा? अब अगर मैं बात करूं, पहले बात कर लेता हूं इंसुलेटर्स की। देखो हमने देखा था ना कि सेमीकंडक्टर में हम फ्लो ऑफ चार्जेस कंट्रोल कर सकते हैं। यार इसमें थोड़ा सा आपने एनर्जी क्या दे दी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल पड़ेंगे अपने रास्ते पे, यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इंसुलेटर की बात करते हैं। बेटा इंसुलेटर में कंडक्टर से उल्टा, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड एंड ये है फॉरबिडन गैप जो कि बहुत ज्यादा है। इसमें बेटा फॉरबिडन गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा गैप है। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को कुदाना बहुत मुश्किल है। एग्जांपल डायमंड, डायमंड में बेटा अप्रोक्स 4.5 के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, शैल आई रब दिस? अब अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, सिलिकॉन या जर्मेनियम, बेटा उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ही छोटा है, बट छोटा है। और ये जो एनर्जी गैप है ये लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 के 3 1 1। यानी कि अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, हाँ 3, सिलिकॉन की बात करूं तो बड़ा अप्रोक्स 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन का एनर्जी गैप। और अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी गैप। ओके, अब क्यों हम यहां कंट्रोल कर पाते हैं? एक्चुअली वो तो हम देखेंगे आगे। एक और रीजन देखो, यहां से यहां मुझे अलग इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, मतलब अगर मुझे करंट पास करवाना है तो मुझे पता है कि आज इतनी एनर्जी दूंगा तो थोड़ा करंट मिलेगा,
तो अगर मुझे ज्यादा करंट चाहिए तो मैं 0.3 के मल्टीपल में एनर्जी दूंगा, 0.6, 0.9, 1.2, समझ रहे हो? इसके मल्टीपल्स में मैं कुछ ना कुछ एनर्जी दूंगा। अगर मैं सिलिकॉन यूज कर रहा हूं तो 0.7, 1.4, 2.1 ऐसी एनर्जी दूंगा, ताकि मुझे पता है कि इतनी एनर्जी देने पे इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सो वो मेरे कंट्रोल में रहेगा। सो फ्लो ऑफ चार्जेस का कंट्रोल सेमीकंडक्टर में कैसे आएगा, जो उसकी खास प्रॉपर्टी वो हम यहां से समझ गए। क्लियर बच्चा लोग? सो बड़ा आज का ये टॉपिक और ये लेक्चर हम यहीं पे सीमित रखते हैं। अगली बार बड़ा हम शुरू करेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए कि कैसे उसमें से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। फिर हम धीमे धीमे देखेंगे कैसे पीएन जंक्शन डायोड वहां से बनता है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।